हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रिज्म तथा प्रकाश के परिकिरण से संबंधित सभी बिंदुओं को एक साथ अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में प्रिज्म तथा प्रकाश के परिकिरण से संबंधित सभी बिंदु एक साथ कवर किए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विचलन कोण की। तो विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। यहाँ A प्रिज्म कोण है और प्रिज्म कोण का सूत्र होता है A बराबर R1 प्लस R2। अब हम बात करते हैं अल्पतम विचलन की दशा में। तो अल्पतम विचलन की दशा में पहली बात तो यह होती है कि I1 का मान I2 के बराबर होता है और इसे I मान सकते हैं, तथा डेल्टा का मान डेल्टा M के बराबर होता है, अर्थात विचलन कोण का मान अल्पतम विचलन कोण के बराबर होता है। अब ये मान विचलन कोण के सूत्र में रखते हैं। तो विचलन कोण का सूत्र था डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। तो इसमें मान रखते हैं, तो डेल्टा M बराबर 2I माइनस A, और यहां से हम I का मान निकाल सकते हैं, और I का मान निकल कर आता है डेल्टा M प्लस A बटे 2। दूसरी कंडीशन है कि R1 का मान R2 के बराबर होता है और इसे R मान सकते हैं, और ये मान प्रिज्म कोण के सूत्र में रखने पर तो A बराबर 2R के बराबर होगा। यहां से हम R का मान निकाल सकते हैं, और R का मान हो जाएगा A बटे 2। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन I बटे साइन R, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम I और R के मान इसमें रखेंगे। तो साइन I का मान होता है डेल्टा M प्लस A बटे 2। तो डेल्टा M प्लस A बटे 2, और बटे में साइन R का मान होता है A बटे 2। तो हो जाएगा साइन A बटे 2। अब हम देखते हैं पतले या सूक्ष्म प्रिज्म के लिए। तो वह प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण यानी कि A का मान 10 डिग्री या उससे कम होता है, ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म या सूक्ष्म प्रिज्म कहते हैं। और पतले या सूक्ष्म प्रिज्म के लिए साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात का मान उस कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है n बराबर साइन I अपॉन साइन R, इसमें हम साइन I के स्थान पर I रख सकते हैं और साइन R के स्थान पर R रख सकते हैं। तो हमें मिलेगा n बराबर I बटे R बराबर। इसी प्रकार से हम यहां से साइन हटा सकते हैं, तो हमें मिलेगा डेल्टा M प्लस A बटे A, और यहां से डेल्टा M का मान निकाल सकते हैं। तो डेल्टा M बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू A। अब हम देखते हैं पतले प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र। तो पतले प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू A, अर्थात पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण और विचलन कोण दोनों के सूत्र एक ही हैं, अर्थात डेल्टा M का मान डेल्टा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान अल्पतम विचलन कोण के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सामान्य प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A के बराबर, और पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू A। अब यहां पर जो पहली बात है वो हम ये देखते हैं कि विचलन कोण का मान आपतन कोण I या I1 पर निर्भर करता है।
तो हमने ये देखा कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। लेकिन इधर क्या देखते हैं हम कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि डेल्टा का मान I पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि विचलन कोण का मान वो प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करता है। प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, लेकिन इधर भी विचलन कोण का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। यानी कि पतले प्रिज्म के लिए भी विचलन कोण का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विचलन कोण का मान n यानी कि अपवर्तनांक यानी कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और इधर भी यानी कि पतले प्रिज्म के लिए भी जो विचलन कोण का मान है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और चौथी बात यह है कि विचलन कोण का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में प्रिज्म रखा हुआ है। और पतले प्रिज्म के लिए भी विचलन कोण का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में प्रिज्म रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने दोनों की तुलना करी कि सामान्य प्रिज्म और पतले प्रिज्म में डेल्टा किस प्रकार से निर्भर करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहां पर समझने की यह है कि जो सामान्य प्रिज्म है उसका विचलन कोण का मान आपतन कोण I या I1 पर निर्भर करता है, जबकि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। तो प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वह उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण का अर्थ हो गया कि प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देगा। अब जो बैंगनी प्रकाश है उसका विचलन कोण अधिक होगा और लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण कम होगा। और दोनों निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं थीटा। तो यहां पर इस चित्र के द्वारा हम ये बात देखते हैं कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश है इसका विचलन कोण अधिक है और लाल रंग का विचलन कोण कम है। और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि थीटा का मान डेल्टा V माइनस डेल्टा R के बराबर होगा, अर्थात दोनों निर्गत किरणों के बीच के कोण को ही थीटा यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वह उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। तो सवाल ये बनता है कि प्रिज्म में सबसे ऊपर रंग कौन सा दिखाई देगा और सबसे नीचे कौन सा दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर होगा रेड यानी कि लाल कलर और सबसे नीचे होगा वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर और बीच में अन्य कलर भी होंगे। तो इसका क्रम ये होता है कि सबसे पहले रेड कलर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ये क्रम है। और ये जो क्रम है जिसको हम याद करने का तरीका ये लिख सकते हैं कि रोए GBIV ये वास्तव में लैम्डा का घटता हुआ क्रम है। अर्थात लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और जैसा कि ऊपर आपने देखा कि लाल रंग का विचलन कोण कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्रम ऊपर लिखा गया है ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। अब हम देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण एक प्रकार का कोण ही तो है और कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण का मात्रक भी रेडियन होगा। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण एक प्रकार का कोण है जो दो निर्गत किरणों के बीच बनता है।
तो यदि निर्गत किरणें बैंगनी और लाल ली जाएं तो बैंगनी और लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच जो कोणीय वर्ण विक्षेपन है थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा। और डेल्टा का सूत्र हम जानते हैं कि डेल्टा का सूत्र होता है n-1 इंटू ए। अब यदि हम बैंगनी रंग की बात करें तो डेल्टा वी बराबर n v माइनस 1 इंटू ए। और ऐसे ही अगर हम बात करें लाल रंग की तो डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए। अब दोनों को अंतर निकालते हैं इनका, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ए तो कॉमन आ जाएगा, तो एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 और ए हो गया कॉमन। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि थीटा का सूत्र हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर एन वी माइनस एन आर और ब्रैकेट के बाहर ए। अब हम देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता का क्या अर्थ है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता दो कोणों का अनुपात है, अर्थात यह एक ऐसी राशि है जिसका कोई भी मात्रक नहीं है और यह एक सदिश राशि है और इसका मान जो है प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर नहीं। अब इसका सूत्र क्या बनेगा कि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात दो निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता और मध्यवर्ती रंग के बीच विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं। और थीटा का सूत्र हमने पढ़ा है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो सूत्र हो गया ओमेगा का डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। और जैसे कि पहले निकाला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का मान हमने निकाला था एन वी माइनस एन आर और ब्रैकेट के बाहर था ए, ऐसे ही डेल्टा वाई का मान हो जाएगा एन वाई माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर ए, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये सूत्र निकल कर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष बनने की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि हमें सूर्य के विपरीत दिशा में देखना चाहिए, अर्थात यदि शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम दिशा में जाएगा तो हमें पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए, और यदि सुबह का समय है तो सूरज उस टाइम पर पूर्व दिशा में है तो हमें पश्चिम दिशा की ओर देखना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वायुमंडल के अंदर जल की बूंदें होनी चाहिए, अर्थात इंद्रधनुष बारिश होने के बाद दिखाई देता है। जब बारिश होती है उसके बाद आकाश में अलग अलग रंगों की 7 रंगों की पट्टियां नजर आती हैं, इन पट्टियों को ही इंद्रधनुष कहते हैं। अब इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? दरअसल इसमें 3 क्रिया होती हैं। पहली क्रिया तो यह होती है कि जल की जो बूंद है उसके अंदर होता है अपवर्तन, यानी कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल के अंदर जाती है तो इस क्रिया को बोलते हैं अपवर्तन, और फिर जल की बूंद से बाहर निकलेगी तो फिर अपवर्तन होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें 2 बार होगा अपवर्तन, और जल की बूंद जो है वो एक प्रिज्म की भांति कार्य करेगी, अर्थात वो श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देगी, और इस क्रिया को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो एक इसके अंदर होना चाहिए वर्ण विक्षेपण। और तीसरी बात यह है कि बूंद के अंदर जो श्वेत प्रकाश की किरणें जाएंगी उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, अर्थात आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। और ये आंतरिक परावर्तन 1 बार भी हो सकता है और 2 बार भी हो सकता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। यदि बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार हो रहा है तो उसे द्वितीय इंद्रधनुष कहेंगे, और यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार हो रहा है तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो एक तो पहचान इनकी होगी अलग अलग करने की।
दूसरी बात यह है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें ऊपर लाल रंग और नीचे बैंगनी रंग नजर आता है, अर्थात बाहर की तरफ लाल रंग और अंदर की तरफ बैंगनी रंग नजर आता है। जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में इसका उल्टा होगा, अर्थात ऊपर या बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर या नीचे की ओर लाल रंग नजर आता है। और जो बैंगनी रंग की किरण है वो प्रेक्षक की आंख पर 40 डिग्री का कोण बनाती है प्राथमिक इंद्रधनुष में, और लाल रंग की किरण 42 डिग्री का कोण बनाती है प्राथमिक इंद्रधनुष में। और प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता यानी कि चमक अधिक होती है, जबकि दूसरी ओर द्वितीय इंद्रधनुष में जो बैंगनी रंग की किरण है वो प्रेक्षक की आंख पर 53 डिग्री का कोण बनाती है और लाल रंग की किरण 50 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से ऊपर बनता है। अब चूंकि ये ऊपर बनता है इसलिए इसकी चमक कम हो जाती है, अर्थात हम ये कहते हैं कि द्वितीय इंद्रधनुष की तीव्रता अर्थात चमक कम होती है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता अर्थात चमक अधिक होती है। अब हम देखते हैं प्रकाश का परिकिरण। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सीवी रमन को किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सीवी रमन ने प्रकाश के परिकिरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो अभी सवाल ये आता है सामने कि प्रकाश का परिकिरण किस दशा में होगा, उसका क्या कारण है और प्रकाश के परिकिरण का नियम क्या है। तो शर्त तो यह है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत कम होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह हो गया कि माध्यम के कणों का आकार तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, अर्थात माध्यम के कण लैम्डा की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक है तो प्रकाश के परिकिरण की घटना नहीं होगी। अब इस क्रिया में होता क्या है, जब प्रकाश माध्यम के कणों पर गिरता है तो माध्यम के कण दोलन करने लगते हैं और वे अपनी ऊर्जा को सभी दिशाओं में फैला देते हैं, और इस क्रिया को ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह हो गया कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा है, तो प्रकाश की किरण जब किसी कण से टकराती है तो वह कण दोलन करने लगता है और उस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर सभी दिशाओं में ऊर्जा को फैला देता है। इस क्रिया को ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश के परिकिरण के संबंध में लॉर्ड रैले ने एक नियम बताया। उनके अनुसार प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि तरंगदैर्घ्य का मान जितना अधिक होगा उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी। कहने का अर्थ यह हो गया कि जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उस रंग की तीव्रता कम होगी, अर्थात उस रंग का परिकिरण कम होगा, अर्थात उस रंग का फैलाव कम होगा, अर्थात वह चारों तरफ कम फैलेगा। यदि हम दृश्य प्रकाश की बात करें, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान सबसे अधिक होता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि इसकी तीव्रता सबसे कम होगी, अर्थात इसका परिकिरण सबसे कम होगा, अर्थात इसका फैलाव सबसे कम होगा।
तथा बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी, अर्थात इसका प्रकीर्णन अधिक होगा, अर्थात इसका फैलाव अधिक होगा। और ये बात हमने प्रिज्म में देखी भी थी। प्रिज्म में हमने ये देखा था कि बैंगनी रंग का विचलन अर्थात फैलाव अधिक हुआ और लाल रंग का फैलाव यानी कि विचलन कोण कम था। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग से अधिक होती है। तो नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक है, तो लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसकी तीव्रता कम होनी चाहिए। तो यहां पर यदि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक है तो नीले रंग की तीव्रता अधिक होनी कम होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में नीले रंग की तीव्रता बैंगनी रंग से अधिक होती है, अर्थात सबसे अधिक होती है। जो सूर्य से प्राप्त स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे अधिक जो तीव्रता है वो नीले रंग की होती है। तो नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है, और यदि तीव्रता अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा, अर्थात नीले रंग का फैलाव अधिक होगा। और यही कारण है कि आकाश का रंग हमें नीले दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग की तीव्रता अर्थात फैलाव अर्थात प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में कुछ और उदाहरण समझिए। जैसे यदि वायुमंडल न हो, तो यदि वायुमंडल नहीं होगा तो वायुमंडल के अंदर जो कण है वे भी नहीं होंगे, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कणों से नहीं टकराएगा, अर्थात प्रकीर्णन नहीं होगा। तो यदि वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन भी नहीं होगा, और जब प्रकीर्णन नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, तो आकाश कैसा नजर आएगा? काला। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा नजर आएगा, तो आप कह सकते हैं कि यदि वायुमंडल नहीं है तो आकाश का रंग काला नजर आएगा। जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जहां पर वायुमंडल नहीं है वहां से देखने पर आकाश का रंग काला ही नजर आता है। दूसरा उदाहरण समझिए कि बादलों का रंग जो है सफेद क्यों दिखाई देता है। बादलों में जल की बूंदें होती हैं, और जल की बूंदों का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो जब कणों का आकार तरंगदैर्घ्य से अधिक है तो जैसे ही किसी कण पर प्रकाश गिरेगा तो वह उस प्रकाश के सभी रंगों को समान रूप से चारों तरफ वितरित कर देगा, अर्थात हमें सभी रंग समान रूप से दिखाई देंगे। और यदि सभी रंग समान रूप से दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें श्वेत प्रकाश दिखाई देगा, और इसीलिए बादलों का रंग सफेद या श्वेत दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण समझिए कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और लॉर्ड रैले के अनुसार जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसकी तीव्रता कम होती है, अर्थात लाल रंग की तीव्रता सबसे कम होती है, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, अर्थात लाल रंग का फैलाव सबसे कम होगा। जब इसका फैलाव कम होगा तो लाल रंग का सिग्नल दूर से ही दिखाई दे जाएगा। तो यदि बहुत दूर स्थित वस्तु देखना चाहते हैं तो उस वस्तु का रंग लाल रंग का होना चाहिए। इसलिए खतरे के सिग्नल जो हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब सूरज निकलता है और जब सूरज छिपता है तो आकाश में लाली नजर आती है, अर्थात आकाश में सूर्य का रक्ताभ यानी कि लालिमा दृष्टिगोचर अर्थात दिखाई देता है।
ऐसा क्यों है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के बहुत निकट होता है, और क्षैतिज के निकट होने का मतलब यह है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से अधिक दूरी पर होगा, यानी कि दूरी अधिक। और जैसा कि ऊपर भी बताया गया था, दूरी अधिक के लिए लाल रंग दिखाई देगा, अर्थात सूर्य जब छिपता है या सूर्य निकलता है तो आकाश के अंदर लालिमा नजर आएगी। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिकों को क्रम वाइज बड़े ही शॉर्ट तरीके से अध्ययन करा। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।